अकबर, बीरबल और अनाज के गोदाम में चोरी का रहस्य। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। सुबह की किरणें महल की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थी, पर भीतर एक अजीब बेचैनी थी। महाराज अकबर का चेहरा गंभीर था और बीरबल तख्त के दाईं ओर खड़े अकबर के भावों को ध्यान से देख रहे थे। बीरबल, अकबर ने गहरी आवाज में कहा, राजधानी के अनाज भंडार में चोरी हुई है, और वो भी ऐसी कि जैसे किसी ने छाया बनकर लूट ली हो। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां बादशाह का अनाज सुरक्षित न रहे, वहां जनता का क्या हाल होगा। हुजूर, अकबर ने मेज पर रखी रिपोर्ट उठाई। 3 रातों में 5 गोदाम खाली हुए हैं। हर बार चौकीदार वही लोग थे और हर बार कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। हुजूर, ये चोरी किसी बाहरी का काम नहीं लगता, ये किसी अंदर के व्यक्ति की चाल है। अगली सुबह बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर गोदाम की ओर निकल पड़े। अकबर ने साथ में 2 सैनिक और एक दरबारी लेखक भेजा ताकि हर बात दर्ज की जा सके। जैसे ही वे पहले गोदाम पहुंचे, वहां गरीब मजदूर, व्यापारी और चौकीदार सब इकट्ठे थे। सबके चेहरे डर और संदेह से भरे हुए। बीरबल ने चारों ओर देखा। जमीन पर कोई पदचिन्ह नहीं, दरवाजे का ताला टूटा नहीं, और फिर भी सैकड़ों बोरे अनाज के गायब। उन्होंने पूछा, किसने कल रात पहरा दिया था? एक बूढ़ा चौकीदार कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मैं था, पर रात भर कुछ न देखा। बस आधी रात को जैसे कुछ सरसराहट हुई, मगर मैंने सोचा बिल्ली होगी। बीरबल ने गोदाम के अंदर जाकर मिट्टी उठाई। हल्की सी नमी थी, पर एक गंध थी जो सामान्य नहीं थी, किसी सड़े हुए तेल जैसी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ चोरी नहीं, कोई योजना है। 3 दिनों की जांच के बाद बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी। चौकीदार, जो कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अनाज गिनने वाले व्यापारी, जो हर दिन हिसाब लगाते हैं। गोदाम के अधिकारी, जो अनाज के भेजने और निकालने के आदेश देते हैं। अकबर ने पूछा, क्या सब ईमानदार है? बीरबल मुस्कुराए, ईमानदारी का चेहरा तो सबके पास है। बादशाह सलामत, पर असली चेहरा रात दिखाती है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम अपनी बुद्धि लगाओ, पर मुझे परिणाम चाहिए। यदि किसी ने मेरे राज्य का अन्न चुराया है, तो वो जनता का शत्रु है। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने सभी चौकीदारों, अफसरों और व्यापारियों को दरबार में बुलवाया। आज रात सब अपने अपने गोदाम में पहरा देंगे, उन्होंने कहा, पर एक फर्क के साथ, हर चौकीदार के पैरों में हल्की सी घी की परत लगाई जाएगी। सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, ये किस लिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, जब चोर चलेगा तो उसकी चाल से भी गंध पहचान में आएगी, और जहां गंध नहीं, वहां चालाकी जरूर होगी। उस रात बीरबल स्वयं छुपकर एक गोदाम के पास बैठे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। एक काली छाया गोदाम के पीछे की दीवार की ओर बढ़ी, वहां जहां एक पुराना कुआं था। छाया ने दीवार पर झुकी हुई झाड़ियों को हटाया और नीचे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। संकरी सी सुरंग जो गोदाम के नीचे तक जाती थी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। तो चोरी दरवाजे से नहीं, जमीन के नीचे से हो रही है। अगले दिन बीरबल ने गुप्त रूप से अकबर को बताया। अकबर ने तुरंत कहा, चलो खुद देखते हैं। रात के अंधेरे में दोनों गुप्त रूप से गोदाम पहुंचे। बीरबल ने मशाल जलाई और सुरंग में उतर गए। सुरंग नम थी और दीवारों पर तेल के निशान थे, वही गंध जो बीरबल ने पहले महसूस की थी। करीब 50 कदम बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां बोरे के बोरे अनाज रखे थे, और वहां कुछ आदमी काम कर रहे थे। अकबर ने क्रोध में तलवार निकाली, धोखेबाज, तुम मेरे राज्य का अन्न चुराकर कहां ले जा रहे हो? पर तभी बीरबल ने उनका हाथ थाम लिया। एक पल रुकिए, हुजूर, ये असली चोर नहीं है,
जब उन आदमियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि वे गांव के गरीब किसान हैं। हमको रात में कोई आदमी आता है, उन्होंने कहा। वो कहता है, ये अनाज राजा का नहीं, तुम्हारा है। वो हमें खाने को देता है। बीरबल ने पूछा, वो आदमी कौन है? उन्होंने कहा, हमने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। वो नकाब पहनता है। बीरबल समझ गए, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्य के भीतर से ये खेल चला रहा है। 3 दिन बाद बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने हर गोदाम में नया अनाज भरा और कहा, आज रात मैं नहीं, खुद चोर को पकड़ूंगा। रात के तीसरे पहर में वही नकाबपोश सुरंग से निकला। बीरबल ने उसे छुप कर देखा। उसकी चाल तेज, शरीर बलिष्ठ और वो किसी साधारण मजदूर की तरह कपड़े पहने था। जैसे ही उसने बोरे को उठाया, बीरबल ने मशाल जलाई। रुको! नकाबपोश ने भागने की कोशिश की, पर बीरबल के सैनिकों ने उसे घेर लिया। चेहरा खोला गया और सब दंग रह गए। वो था गोदाम का प्रधान अधिकारी हामिद खान। अकबर ने उसे दरबार में पेश करवाया। हामिद खान, अकबर गरजे, तूने राज्य का अन्न चुराया? हामिद रो पड़ा, हुजूर, मैं चोर नहीं, मैं भूख से लड़ता राजा का सिपाही हूं। दरअसल राज्य के दक्षिण हिस्से में सूखा पड़ा था। वहां लोग भूख से मर रहे थे। मैंने दरबार में कई बार रिपोर्ट भेजी, पर किसी ने नहीं सुनी। इसलिए मैंने सोचा, चोरी ही सही, पर अन्न उन्हीं के पास पहुंचे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ, बीरबल, क्या ये अपराध है या सेवा? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, इरादा नेक है, पर तरीका गलत। जो कानून तोड़ेगा, वो चाहे देवता भी क्यों न हो, उसे सजा तो मिलेगी। लेकिन लेकिन अकबर ने पूछा, लेकिन इस सजा में इंसानियत की जगह होनी चाहिए। अकबर ने सोचकर कहा, हामिद खान को कारावास नहीं, दंड सेवा मिलेगी। वो सूखा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का प्रमुख बनेगा, पर उसकी हर गतिविधि की निगरानी होगी। दरबार ने राहत की सांस ली। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, चोरी का रहस्य तो सुलझ गया, पर एक बात अब भी अधूरी है। कौन सी बात? अकबर ने पूछा। जिसने हामिद खान की रिपोर्टें रोकी, वो भी तो दोषी है, क्योंकि यदि उसकी आवाज दरबार तक पहुंच जाती तो चोरी की नौबत ही ना आती। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, उस व्यक्ति का नाम है दीवान अब्दुल रशीद। बीरबल ने बताया कि अब्दुल रशीद ने जानबूझकर सूखे की रिपोर्टें रोक ली थी, ताकि बाद में वही अनाज ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा सके। उसने ही हामिद खान को गलत दिशा में धकेला, ताकि खुद बच सके। अकबर का चेहरा लाल पड़ गया। रशीद को कैद करो, बीरबल ने कहा। हुजूर, यही असली चोरी थी, अनाज की नहीं, इंसाफ की। राजधानी में घोषणा हुई, अब राज्य का अन्न पहले भूखों को मिलेगा, बाद में बाजार को। हामिद खान को पुनः नियुक्त किया गया, पर उसके साथ बीरबल ने एक नई व्यवस्था बनाई। हर गोदाम की गिनती अब खुले दरबार में होगी। लोगों ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक चोर नहीं पकड़ा, बल्कि हमारे शासन की आत्मा को बचाया है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चोरी वही होती है जहां भूख और बेईमानी मिलती है। जब तक कोई भूखा रहेगा, तब तक कोई न कोई सुरंग हमेशा बनेगी। कुछ सप्ताह बाद, जब सब सामान्य लगने लगा, एक सुबह बीरबल को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बीरबल, तुमने हामिद को बचा लिया, पर असली खेल अब शुरू हुआ है। गोदाम के नीचे की सुरंग सिर्फ एक नहीं थी। बीरबल ने चिट्ठी पढ़कर गहरी सांस ली। अकबर मुस्कुराए, तो फिर चलो, बीरबल, सुरंगों की दुनिया में एक बार फिर उतरते हैं। राजधानी के दिन रात वैसे ही बदलते रहे जैसे पहले। बाजार खुले, बच्चे दौड़े भागे और दरबार का काम चलता रहा। पर बीरबल के मन में एक अटपटी बेचैनी बनी रही। हामिद खान की घटना तो खत्म हो गई थी। अनाज की चोरी की कड़ियां बंधी, कुछ लोगों को दंड मिला, कुछ को चेतावनी। पर बीरबल के पास जो चिट्ठी आई थी,
वो उससे अलग थी। नाम नहीं, निशान नहीं, बस एक वाक्य। सुरंगें एक ही नहीं। जिन मार्गों पर तुम चले हो वहां और भी कदम गहरे हैं। चारवाहा का पहरा बदल गया है। बीरबल ने चिट्ठी के पन्ने बार बार पढ़े। चारवाहा, चारमुखी, रास्तों का वह मोड़ जो लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजता। गांवों और शहरों के बीच वो जगह जहां खबरें तय होती है। बीरबल ने महसूस किया कोई जानबूझकर संकेत दे रहा है, पर किस लिए? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि इस पे चिट्ठी का कोई अर्थ है? बीरबल हंसा, हुजूर, चिट्ठियां अक्सर शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलती है। और जो चारवाहा का जिक्र कर रहा है उसे लगता है कि आपसे नजदीकी बात करनी है या फिर आपको चुनौती देना है। अकबर ने कहा, तो उसी चारवाहा पर जाओ और जो भी सच है सब सामने लाओ। बीरबल ने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ तैयारी की, पर इस बार उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनका निशाना केवल सुरंगों के जोड़ का पता लगाना होगा, बल्कि उस मुलाकात के केंद्र में कौन है और क्यों। चारवाहा शहर से थोड़ा बाहर 3 मार्गों के जलवट पर था। एक रास्ता बाजार की ओर, एक रास्ता पूर्वी खेतों की ओर और तीसरा रास्ता पहाड़ी कालीकुंड की दिशा में जाता, जहां से जंगल और पुरानी कब्रें थी। चारवाहा पर पुराने पीपल और एक छोटी सी शिवलिंग थी। जगह पुरानी थी और लोगों का आना जाना लगा रहता था। सुबह से शाम तक चारवाहा बाजार जैसी रौनक में बदल जाता। बैलगाड़ियां, जूते चप्पलों का शोर और कहानियों का आदान प्रदान। पर अब चारवाहा पर कुछ अलग था। एक सूनी तरह की खामोशी और लोगों की निगाहों में झिझक। बीरबल ने वहां गुप्त रूप से चौकसी रखी। उन्होंने लोगों के आचरण, आवाजों और छोटे छोटे संकेतों पर गौर किया। कुछ लोग जो पहले चौपाल करते थे अब अपने मुहर में हाथ रखकर चलते, जैसे कोई उनसे सुन रहा हो। किसी बुजुर्ग ने बताया कि रातों को वहां पर अक्सर हल्की धुंध उतरती है और पांवों की आवाजें आती हैं, पर वे आवाजें मानवीय नहीं लगती। बीरबल को लगा कि चारवाहा सिर्फ मेले का केंद्र नहीं, बल्कि संदेशों का एक अड्डा बन चुका है और उनसे जुड़ी जानकारी सबके पास टपकती थी। पर किसने प्रयोग में लाना शुरू कर दिया, ये उनका अगला लक्ष्य था। बीरबल ने एक रात वहां भेजा, पर पहली बार चारवाहा पर जो हुआ उसने उन्हें चौंका दिया। वहां एक आदमी आया, साधारण कपड़ों में, पर उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई शहंशाह का व्यक्ति हो। लोग अपने बच्चों को उसके पास ले गए और बच्चे उसे दूर से देखते रहे। वह आदमी किसी ऊंचे व्यक्ति से मिलने आया था और मिलन के वक्त उसने अपनी बौतमीजी में छुपे इशारों से 4 लोगों को कुछ दिया। चारों ने चुपचाप स्वीकार किया और चल दिए। बीरबल ने उन चारों का पीछा कराया। वे चारों अलग अलग रास्तों से निकले। एक ने राजधानी की ओर झुकाव लिया, एक ने बाजार, तीसरा पहाड़ियों की ओर और चौथा सीधे गोदामों की दिशा में। पर उनके कदम, उनके हाथ और उनके पैकेट, सब कुछ मिल हुआ। बीरबल ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मिलन नहीं, ये नेटवर्क था। शायद वही नेटवर्क था जो सुरंगों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने वापस जाकर अकबर को विस्तार से बताया। अकबर का जवाब सरल था, उन चारों को पकड़ो। चारों संदिग्ध पकड़े गए, पर उनकी पहचान बड़ी अनोखी थी। पहला, नबीरा नाम का एक पुजारी जो चारवाहा के पास मंदिर में सेवा करता था। दूसरा, सपना नाम की एक व्यापारी महिला जो अनाज और वस्त्र दोनों बेचती थी। तीसरा, लहू नाम का एक युवा शिकारी जो पहाड़ियों से नीचे आता था। चौथा, एक अजीब चप्पल वाला चरवाहा जो दिन में अपने मवेशियों को चारवाहा पर चराता था। उसका नाम था चंद्रपाल, पर सब उसे चारदाहा कहते थे क्योंकि उसके पास चारों दिशाओं की बातें थी। आरोप पूछे जा रहे थे, पर चारों के अलिबी भी अजीब तरीके से मजबूत थे। पुजारी ने कहा कि वो रात में मंदिर की घंटी बजाने गया था। व्यापारी ने कहा कि वो अपने घर में कागज इकट्ठा कर रही थी। शिकारी ने कहा कि वो जंगल में शिकार ढूंढ रहा था और चरवाहे ने कहा
कि उसके पास तो केवल गाय बैलों की कठियानियां हैं और वो रात में सो रहा था। बीरबल ने देखा कि सब सच जैसा बोल रहे हैं, पर कोई बात असामान्य थी। चारों की आंखों में कोई डर था जो सत्ता का नहीं, पर किसी भय का संकेत था, किसी ऊपर की ताकत का। बीरबल ने चारों को अलग अलग रखा, पर रात के अंधेरे में एक और चिट्ठी आई, उसी तरह की हाथ की, उसी तरह की स्याही में। चारदाहा को देखो, पर ध्यान रहे, चारदाहा केवल एक चरवाहा नहीं, वो चौकियों का चौकीदार है। बीरबल की पलकों पर एक हल्की मुस्कान आई। चारदाहा, क्या वह सचमुच साधारण चरवाहा था? बीरबल ने फैसला किया कि इस बार वे चारदाहा पर नजर रखेंगे, पर वो भी खेल का हिस्सा था। चारदाहा ने खुद बीरबल को एक संकेत दे दिया था, और वो संकेत था एक पुरानी घंटी की आवाज जो केवल चारवाहा पर बजती थी। चारदाहा की सही पहचान जानने के लिए बीरबल ने उससे लंबी बातचीत की, पर वो बात बहुत ही परतों में बंटी हुई निकली। चंद्रपाल, चारदाहा, ने बताया कि उसका परिवार सदियों से चारवाहा के पास रहा है। वे रास्तों के मुआवजे करते, यानी वे रास्तों पर रुकने वालों की खबर रखते और बेचते नहीं। पर कुछ सालों पहले एक अजनबी आया। उसने चारदाहा को अजीब तरह के नक्शे दिए, नक्शे जो जमीन के नीचे दूर दूर सुरंगों को दर्शाते थे। उसने कहा कि अगर चारदाहा चाहे तो वो उन नक्शों का इस्तेमाल करके अनाज और धन का आदान प्रदान कर सकता, पर चारदाहा ने मना कर दिया। उस अजनबी ने कहा कि वो फिर भी चारवाहा के रहस्यों का इस्तेमाल करेगा, और धीरे धीरे चारवाहा के आसपास के लोग अचानक अमीर और आबाद हो उठे। पर इन अमीरों की आय कहां से आ रही थी, ये किसी ने नहीं देखा। चारदाहा ने अपने हिरासत में रखे उन नक्शों को जलाने की कोशिश की, पर कुछ हिस्से छूट गए, और तभी से वो डरता रहा। मैंने उन नक्शों से कई सुरंगों की पहचान की, पर मैंने कभी उन्हें खोलने नहीं दिया, चारदाहा ने कहा, क्योंकि ये खेल मेरा नहीं था। पर बदले में मुझे धमकियां दी जाती रही कि यदि मैं खामोश न रहा तो मेरा परिवार नष्ट कर दिया जाएगा। बीरबल ने देखा कि चारदाहा सच कह रहा था, पर सत्य की परतें और भी गहरी थी। चारदाहा ने नाम का उल्लेख नहीं किया, पर उसकी आंखों की चमक बताती थी कि कोई ऊंची सत्ता इसमें शामिल थी। बीरबल ने कहा, तो तुम्हें किसने डराया? चारदाहा ने हाथ जोड़कर कहा, एक दीवान था, एक बड़ा व्यापारी और एक सैनिक, पर असली मास्टर कहीं और था। ये आख्यान बीरबल के मन में एक होड़ छोड़ गया। कौन हो सकता था वो असली मास्टर जो राजधानी के भीतर भी परछाई की तरह मौजूद था? चारदाहा ने उन नक्शों में से एक नक्शा बीरबल को दिया, चोरी छिपे किसी रात में। नक्शे पर निशान थे। कुछ सुरंगें गोदामों से जुड़ी हुई थी, पर कुछ सुरंगें चारवाहा के नीचे से बढ़कर नगर के पुराने हिस्से में जा रही थी, विशेषकर एक जगह के पास जहां पुराने राजा की समाधि थी। नक्शे पर एक चिन्ह बार बार दिखाई देता था, एक उल्टा त्रिकोण, और उसके केंद्र में एक छोटे से कोठे का चित्र बनता था, शायद कोई मिलन स्थल। बीरबल ने सोचा, यदि ये सुरंगें समाधि तक जाती हैं तो वहां कोई पुराना कब्रखाना या भंडार तो होगा ही। पर बीरबल को शक था कि कोई आधुनिक योजनाकार, आर्थिक लाभ और राजनीतिक दबदबे वाले इसको नियंत्रित कर रहा था। उन्होंने तय किया कि अगले सप्ताह 4 में से एक सुरंग का परीक्षण किया जाएगा, पर वो भी खुफिया तरीके से। बीरबल ने पहले गोदाम के उन अधिकारियों से भी बातें की जिनका हामिद केस में रिश्ता था। कुछ ने कहा कि बड़े साहब के आदेश पर चीजें चुप करवाई जाती थी। बड़े साहब नाम नहीं था, पर ऊपर एक छाया जरूर थी। रात को बीरबल, चारदाहा और 2 गुप्त सैनिकों ने समाधि के पास का मार्ग पकड़ लिया। हवा में ठंडक थी और पुरानी ईंटों की गंध ओढ़े हुए पत्थर अरसा से खामोश थे। उन्होंने नीचे की ओर कदम बढ़ाए और सुरंग ने उन्हें पहले गोदाम से अलग एक चक्रवातिक मार्ग पर पहुंचाया। दीवारें पर चित्र, अजीब संकेत और उस उल्टे त्रिकोण के निशान। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटा सा कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी
और उस पर कुछ पुरानी दरिया की गठरी पुरानी लगती थी, पर अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो नई थी। कागज के रसीदें, सिक्के और कुछ स्याही से लिखे पत्र जिनमें तारीखें हाल की थी। बीरबल ने एक पत्र उठाया और वो पत्र किसी बड़ी साजिश का सबूत लग रहा था। उस पर एक बड़े व्यापारी का नाम, एक सैन्य अधिकारी का संकेत और एक सरकारी पदाधिकारी के प्रारंभिकाक्षर थे। पत्र में लिखा था कि सुरंगों के माध्यम से अनाज को स्थायी रूप से निर्देशित किया जाए और कुछ हिस्सा इस संयुक्त फंड में रखा जाए। अर्थात चोरी का वित्तपोषण एक संगठित प्रणाली से हो रहा था। बीरबल की सांस थम गई। ये अब केवल भूख मिटाने का मामला नहीं रहा, ये व्यवस्थित आर्थिक छल था जो सत्ता के ऊपरी दायरे तक जाता दिखा। बीरबल ने पत्रों की नकल की और वापस लौटते समय चारदाहा की आंखों में आशा झलकती थी, पर लौटते ही उन्हें एक और झटका लगा। चारदाहा की वो दो छोटी छोटी गायें, जिनकी वो बार बार बातें करता था, गायब थी। चारदाहा की आंखें फट से भर आई। उसने कहा, और शब्द अधूरा रह गया। बीरबल ने तुरंत महसूस किया कि कोई उनकी घेराबंदी कर रहा है। असल खेल अब खुलकर सामने आ गया था। वे अपने कदम तेज कर चारवाहा की ओर लौटे, पर रास्ते में ही एक शख्स ने उनका इंतजार किया। वो वही अजनबी था जो पहले चारदाहा को नक्शे दे गया था। उसकी आंखें ठंडी थी और आवाज में एक स्तंभ की तरह ठहराव था। तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम यहां और खोदो, उसने कहा। कुछ रहस्यों को राज के नीचे ही रखा जाना चाहिए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, और अगर इन रहस्यों से लोगों को जीना है तो? अजनबी ने आंखें फटी और मुस्कुराया। तुम निष्कर्ष निकाल लो, पर सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है, हमेशा याद रखना कि चारवाहा पर हर मोड़ पर दो रास्ते होते हैं, और जो रास्ता तुम चुनते हो वही तुम्हारी कहानी बनाती है। ये वाक्य बीरबल के कानों में घंटियों की तरह गूंजा, पर अजनबी हंसकर गायब हो गया। अकबर को सब सुनाकर बीरबल ने पूछा, तुम कह रहे हो कि ये केवल कुछ लोग नहीं, ये सिस्टम है? अकबर का चेहरा सख्त हो गया। यदि सच है तो इसे तोड़ देना होगा। पर तुम जानते हो, जब सिस्टम दरबार में घुला हुआ हो तो सीधी टक्कर नुकसानदेह होती है। बीरबल ने कहा, हुजूर, हम सीधा हमला तो नहीं कर सकते, पर चालाकी से हम इस जाल को उलट सकते हैं। हमें पहले इसे उजागर करना होगा, फिर जनता के सामने रखना होगा। अकबर ने विचार किया और अंततः फैसला किया। एक सार्वजनिक जांच होगी, पर कुछ नामों को हद तक गोपनीय रखा जाएगा ताकि जांच में बाधा न आए। बीरबल को इन्वेस्टिगेशन का नेतृत्व सौंपा गया, पर वे जानते थे कि उनके सामने बूढ़े सियारों जैसा बुद्धि युद्ध भी है। बीरबल ने योजना बनाई कि वे अजनबी के नेटवर्क की आर्थिक धमनियों को काटेंगे। उन्होंने आधिकारिक रूप से कुछ सरकारी भुगतान और अनाज के दस्तावेज सार्वजनिक किए ताकि नकली लेन देन और जाली रसीदें सामने आए। दूसरी ओर बीरबल ने चारवाहा पर एक सुनियोजित सभा रखी, जहां जनता को बताया गया कि राज्य स्वयं अपनी निगरानी मजबूत कर रहा है। पर असल मकसद था कि जो लोग नेटवर्क में थे वे सुरक्षा के भरोसे फंस जाए। कई दिनों के बाद एक रात 4 लोगों को पकड़ लिया गया। वे वही व्यापारी थे जिनके पत्र बरीसा संबंध थे। उन लोगों के पास से बड़ी रसीदें और कुछ सूखे दस्तावेज मिले। हालांकि वे नाम न हट रहे थे, पर दस्तावेजों में स्याही की टाइप और मुहरें ऐसी थी जिन्हें केवल राज विभाग की पहुंच हो सकती थी। बीरबल ने महसूस किया कि वो असली मास्टर की एक छोटी सी धड़क से परिचित हो रहे हैं, पर अभी तक नाम अंधकार में था। चारवाहा पर अब खुलकर आवाजें उठने लगी थी। लोग सरकारी कार्रवाई की मांग करने लगे। पर एक अजीब बात हुई। चारवाहा पर एक नया व्यक्ति आया, एक बूढ़ा संत, जिसके वस्त्र जर्जर थे पर आंखों में आग थी। वह रोज चारवाहा के बीच में बैठता और अनजान लोगों से प्रश्न करता, तुम रास्ता किसके लिए चुनते हो? लोगों ने कहा कि वो केवल रिकॉर्ड रखने वाला था, पर बीरबल को उसकी उपस्थिति विचित्र लगी। एक शाम उस संत ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास सच्चाई के पेज है, पर याद रखो
हर पेच तो बंधा हुआ नहीं खोलना चाहिए, कुछ पेचें बुनी हुई बंदिश को खोल देती है। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? संत मुस्कुराया, मैं वो हूं जो रास्तों को देखता है, और चारदाहा जैसा व्यक्ति मेरे मित्रों में से है। बीरबल ने संत से पूछा कि क्या उसने उस अजनबी के बारे में कुछ देखा है, पर संत केवल इतना ही बोला, हर व्यक्ति का रास्ता उसकी पहचान होता है, पर एक समय आएगा जब रास्ते एक दूसरे से मिलकर नया मार्ग बना लेंगे। ये जवाब भी बीरबल को उकसाने वाला था, पर वो संत को नरम भाषा में विदा कर दिया। संत निकलते वक्त चारदाहा के कान में कुछ कहा, और चारदाहा का चेहरा अवश्य ही बदल गया, मानो उसे कोई अपेक्षित खबर मिल गई हो। एक तारीख तय की गई जब बीरबल जनता के समक्ष सभी सबूत पेश करेगा। पर जनता सभा के दिन कुछ अनहोनी हुई। चारों तरफ अफवाहें फैल गई कि जिन लोगों के नाम लेंगे वे ताकतवर हैं, और अगर अकबर ने उन्हें छुआ तो राज्य के कुछ हिस्सों में असंतोष फैल सकता है। बीरबल ने निर्णय लिया कि वे साक्ष्य ऐसे रखेंगे कि कोई भी न्यायिक प्रक्रिया से बच न सके, पर उन्हें यह भी झेलना था कि राजनीतिक दबाव भी बहुत बड़ा था। सभा के दिन बीरबल ने गोपनीय दस्तावेज और नक्शों की माला सार्वजनिक की, पर अचानक ही एक नई चिट्ठी पहुंची, उसी प्रकार की हाथ की, उसी तरह की स्याही में। तुमने बहुत खोदा, पर तुमने जो नहीं देखा वो सबसे खतरनाक है। चारवाहा पर चौथी सुरंग है, वो सीधे राजमहल के अंगों से जुड़ती है। इस घोषणा ने पूरा सभागार हंसा नहीं, बल्कि कांप उठा। कुछ लोगों ने कहा कि यह दुष्प्रचार होगा, पर बीरबल ने खामोशी से कहा, यदि चौथी सुरंग सच है तो हम सिर्फ व्यापारियों का पर्दाफाश नहीं कर रहे, हम राज की नींव को छू रहे हैं। अकबर ने सख्ती दिखाई, जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी, पर जिस भी तरह से यह राज्य के शक्तिशाली लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हमें पहले पूरी जांच करनी होगी। तुरंत बीरबल ने समाधि और चारवाहा के और भी पुराने नक्शों को मिलाया, और पता चला कि चौथी सुरंग वास्तव में राजमहल के उन पुराने तहखानों से जुड़ती थी, जिन्हें सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड जानता था। वे तहखाने राजा के निजी खजाने और अभिलेखों के भी रेतीले हिस्से तक जाते थे। बीरबल भाव विभोर था। यह सब तब तक रहस्य बना रहा जब तक कि उन्होंने एक और सूचनात्मक मार्ग देखा, एक पुरानी मुहर जिस पर वही चिन्ह उकेरा हुआ था जो उन नक्शों पर बार बार दिखा करता, और मुहर के पीछे एक पुराना नाम, मुसाफिरेशा, यानी राजा का मुसाफिर, पर वहां था ही नहीं। यह पद अब भी किसी के पास हो सकता था, किसी छवि के नीचे छिपा हुआ। बीरबल ने सोचा कि यदि यह पद वर्तमान में किसी प्रयुक्त अधिकारी के माध्यम से सक्रिय है तो वही असली मास्टर होगा, पर राजमहल में ऐसे पदों की सूची गुप्त थी। फिर भी बीरबल ने जांच के लिए शाह के पुराने सचिवालय के रजिस्टर मांगे, और वहां एक पुरानी प्रविष्टि मिली, मुसाफिरेशा, अली रशीद। और रशीद नाम सुनते ही बीरबल के मन की धड़कन तेज हुई। क्या ये वही अब्दुल रशीद था जो पहले हामिद खान के केस में भी सामने आया था? यदि वही था तो खेल और भी गहरा था, क्योंकि अब्दुल रशीद के पास दोहरे चेहरे थे। सरकारी दस्तावेजों में वो एक छोटा सा दीवान था, और अंधेरे में वो उस व्यापारिक नेटवर्क का हुक्मरान था। 20 दिन की तैयारियों के बाद बीरबल ने फैसला किया कि वे चौथी सुरंग का प्रयोग करके उस एधोरे मास्टर का पर्दाफाश करेंगे, पर इस बार वे सीधे अंदाज में नहीं। वे रकम और भोजन के बजाय शोर का प्रयोग करेंगे। उन्होंने समाधि के कक्ष में एक नकली दस्तावेज छोड़ा, ऐसा दस्तावेज जिसमें मुसाफिरेशाह की हस्ताक्षर मांगकर एक रकम दी जा रही थी। विचित्र बात हुई, अगले ही दिन दस्तावेज गायब मिल गया, और एक नया पत्र उसी कक्ष में रखा गया। पत्र पर लिखा था, तुमने खेल शुरू किया है, अब तुम भी देखो, पर याद रखो, चारवाहा पर तुमने जो उठाया है उसे बस यूं ही रख दो नहीं। बीरबल हंसा, वे डरते हैं इसलिए बोलते हैं, पर हकीकत में उन्होंने पहला बड़ा निशान पाया था। दस्तावेज का कोई निशान और मुहर की छाप एक ही दिशा में इशारा कर रही थी, अली अब्दुल रशीद की ओर। अब बीरबल के दिमाग में दो रास्ते थे।
एक, सीधे रशीद को पकड़वाना और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना। दूसरा, उसे चुपचाप पकड़ना, साक्ष्य जुटाना और फिर पूरी गुत्थी को खोलना ताकि किसी निर्दोष की कथनी न बिगड़े और राज्य में ट्रॉमे नहीं उत्पन्न हो। बीरबल ने विकल्प 2 चुना। रात के गहरे अंधेरे में बीरबल ने अली रशीद के घर पर सही तरीके से दस्तावेज जमा किए। सैनिकों ने सन्नाटा बनाए रखा, पर उसी समय चारदहा ने सूचित किया कि चारवाहा पर भीड़ बढ़ रही है। कुछ लोग बिना किसी कारण के उकसाए जा रहे थे। शायद रशीद के समर्थक किसी तरह का दबाव बनाना चाहते थे। वहां पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि चारवाहा पर चौराहे की चौकी मजबूती से मौजूद थी। पर चारदहा की निगरानी ने एक और सच्चाई खोली। चौकीदारों में से 2 रातों रात बदल दिए गए थे और वही चौकीदार कई रात्रियों से छुट्टी लगाकर सुरंगों की निगरानी कर रहा था। अंततः बीरबल ने अली रशीद को बिना बड़ी तमाशबीन के गिरफ्तार कराया, पर जब उन्होंने उसके पास मांगे गए साक्ष्य पकड़े तो वे और भी विचित्र निकले। कुछ दस्तावेजों में रशीद का नाम था, पर रशीद ने आरोपों को न केवल ठुकराया बल्कि उसे ये साबित करने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक मुसाफिर एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने सत्ता की पिछली पीढ़ियों के आदेशों का पालन किया, और जो धन और अनाज गायब हुआ वो कुछ अवांछित उपद्रवियों को दिया गया ताकि असली खतरा दूर रहे। रशीद की बोली में सुनने लायक पारखी बात थी, पर बीरबल ने अपने कानों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने गुप्त रूप से उन जरूरी लोगों को बुलाया जिनके नाम दस्तावेजों पर थे, पर उनमें से कई गायब निकले। जांच में उस समय उनका पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब चारदहा की एक पुरानी मित्र महिला हाजिरा सामने आई। वो व्यापारी सपना की एक पुरानी परिचित थी। हाजिरा ने बताया कि सपना ने महीनों पहले एक बड़ी रकम चारदहा के एक पुराने कोठे में भेजी थी, पर सपना ने कहा था कि वो उसे भूखमरी वाले लोगों के लिए दे रही थी। हाजिरा के पास मोबाइल सा वही कुछ रसीदें थी और उनमें वही मुहरें थी जिनकी नकल बीरबल ने की थी। हाजिरा के बयान से खेल का चेहरा साफ हो गया। सपना और रशीद का रिश्ता अब सार्वजनिक हुआ, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सपना ने सूखे इलाकों को दी गई रकम का बड़ा हिस्सा राज्यों के बाहर के सूदखोर व्यापारियों को भेजा था, जिनका ताल्लुक सामान्य लोगों से नहीं था। यह सब सिद्ध होने पर बीरबल ने एक बड़े समानांतर में सोचते हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम रखा, जहां उन्होंने चारवाहा के सबूतों को जनता के सामने पेश किया। सभा में बीरबल ने खुलासा किया कि कैसे सुरंगों के माध्यम से अनाज और धन चोरी किए जा रहे थे और किस प्रकार एक साहित्यिक तर्जनी से बड़े व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर ये व्यवस्था बनाई थी। जनता की चीखें निकली और अकबर ने शीघ्र ही उनका समर्थन किया, पर तभी एक और मोड़ आया। चारदहा की एक पुरानी चिट्ठी जहां एक नाम लिखा गया था, संत। संत, वही बुजुर्ग जो चारवाहा पर आया करता था। बीरबल ने महसूस किया कि वो संत भी खेल का हिस्सा हो सकता है, एक मुखौटा जो लोगों के बीच आत्मीयता दिखाता और असल ताकतवर लोगों से संपर्क बनाता। चारदहा ने कबूल किया कि वास्तव में संत ने उसे वर्षों पहले सुरक्षा दी थी और उसे नक्शे दिखाने के पहले ही समझा दिया था कि रास्ते किसी के निजी नहीं होते। अब पूरा मामला और भी गहरा था। जो शक्ति दिखती थी वो कई मुखों में बंटी हुई थी। रशीद पकड़ा गया, पर रशीद ने जब हैरान कर देने वाली बात कही, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वे थे जो तुम्हारे अंदर भी हैं, और जो लोग सत्ता को ठोकते हैं उनके पास ऐसे कई सुरंग हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। ये अंतिम वाक्य सभा में खलबली मचा गया, पर बीरबल ने आंखों से कहा कि अभी और भी खुलासा बाकी है। बीरबल ने उस संत की तहकीकात की। संत के बारे में पता चला कि वो कभी एक भटकता हुआ विद्वान था, पर अचानक उसने चारवाहा पर आना शुरू किया था। कुछ खजाने के दस्तावेज और पुराने मुखड़े मिले। संत का असली नाम था मीर अहमद और उसकी पैठ अनेक महान परिवारों में थी, पर उस पर कोई प्रत्यक्ष जुर्म नहीं मिल रहा था, कम से कम नहीं जिससे सीधे ये कहा जा सके कि वो भी रशीद का मददगार था।
बीरबल ने देखा कि संत की उपस्थिति केवल रास्तों का संकेत नहीं थी, वो लोगों के मन के रास्तों को मोड़ने में माहिर था। और यही कौशल एक राजनीतिक चाल में बेहद उपयोगी साबित होता। संत ने खुद जाकर बीरबल से कहा, तुमने अब तक जो खोदा है वो केवल सतह है, पर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस चौथी सुरंग की असली मंजिल तक ले जा सकता हूं। बीरबल ने सोचा, क्या वह संत का साथ ले? पर बीरबल ने संत की आंखों में कुछ झांका और देखा कि उसमें कुछ छुपा हुआ है। पर वो छुपा हुआ किसी भय से नहीं, किसी उम्मीद से था। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, ठीक है, पर इस बार तुम आधिकारिक गवाह बनोगे, हम सब कुछ जनता के सामने करेंगे। संत हंसा और तब उन्होंने कहा, चारवाहा पर जो चौथा मार्ग है वो तुम्हें सीधे एक ऐसे कक्ष में ले जाएगा जहां पुराने समय की रचना है, और वहां पर एक नया पत्थर रखा गया है। उस पर एक शिलालेख है। शिलालेख में लिखा है, जब शाही मार्ग और जनता का मार्ग टकराएगा तब शासन की नई धारा उभर कर निकलेगी। बीरबल ने महसूस किया कि ये वाक्य किसी भविष्यवाणी जैसा था, और शायद यही वो जगह थी जहां खेल का असली मोड़ छिपा हुआ था। संत के मार्गदर्शन में बीरबल और उनके सहयोगी चौथी सुरंग की ओर बढ़े। सरहद, दीवारें और मार्ग उतने ही अंधेरे और गहरे थे जितना कि उनके मन में शक। अंततः सुरंग एक बड़े कक्ष में खुली। वहां एक पत्थर का स्तंभ था और उस पर वही शिलालेख उकेरा हुआ था। उस शिलालेख के नीचे एक लकड़ी की पेटी थी, और जब पेटी खोली गई तो उसके अंदर कुछ और भी दस्तावेज, सिक्के और एक काला लिफाफा मिला। लिफाफे में एक नाम था, अकबर द्वितीय, और कुछ तारीखें आगे की थी, जैसे किसी योजना के आगामी मोड़। बीरबल ने पलकों पर हाथ रखा। यह संकेत कि इसे जानबूझकर रखा गया था, और यह संकेत कि यह साजिश अब अतीत से भविष्य की ओर बढ़ रही थी। तभी चारदाहा ने आधी आवाज में कहा, यह सब केवल एक पैटर्न है। हर बार जब शाही हाथों ने चीजें छुपाई तो उन्होंने एक अगला कदम भी रखा, ताकि यदि पहला उजागर हो भी जाए तो दूसरा काम कर दे। बीरबल ने समझा कि वे अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उजागर होना तो एक सच्चाई थी, पर उसे किस दिशा में उजागर किया जाए वही अगले कई वर्षों का नतीजा तय करेगा। उन्होंने फैसला किया कि इस मामले को सार्वजनिक रूप से पूर्ण होकर पेश किया जाएगा, पर साथ में एक नीति भी लागू होगी। राज्य की जनता को वास्तविक समय में अनाज का वितरण और निगरानी देने के लिए एक नया पैनल बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी चोरी न हो सके। अंततः बड़ी सुनवाई के बाद कई बड़े नामों पर कार्रवाई हुई। कुछ निर्दोष साबित हुए, कुछ दोषी पाए गए। रशीद को कैद हुई, पर उसके पीछे की परछाइयां, जिनका पता था, कई ऊंचे पदों पर तक फैली हुई थी, पर अभी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। संभवतः वो खेल और भी बड़ा था। चारवाहा भी बदल गया। वहां पर अब एक नया चौकीदार मंडल था, जिसमें चारदाहा का स्थान एक सलाहकार के रूप में बना रहा। संत मीर अहमद ने कुछ पुराने दस्तावेज सुलझाए और कहा कि रास्ते अब खुले रहने चाहिए। बीरबल ने सत्य को जनता के सामने रखा, पर उन्होंने कुछ हिस्सों को समय समय पर रखने का निर्णय लिया, ताकि राज्य स्थिर रहे और आर्थिक व्यवस्था टूट न जाए। तुमने चोरों के जाल को तोड़ा, पर तुमने जो पत्थर उठाया वो केवल पहला था। चारवाहा के निचले मार्ग अभी भी जीवित है, और जहां रास्ते टूटते हैं वहां नए उगते हैं। अगला व्यक्ति वही होगा जो रास्तों को समेटे रखेगा, और उसका नाम कभी पर्दा नहीं खोलेगा। तियान राखो, मुसाफिर की वापसी निकट है। राजधानी के बाहरी छोर पर बसे चारवाहा पर उस सुबह एक अजीब सन्नाटा था। पहले जहां बैलों की घंटियां और व्यापारियों की आवाजें गूंजा करती थी, वहां अब केवल पक्षियों की फड़फड़ाहट और हवा की कराह सुनाई दे रही थी। लोग अब भी फुसफुसाते थे। सुना है बीरबल ने चारवाहा की चौथी सुरंग खोज ली है। वहां तो कोई आत्मा रहती है, कहते हैं वहां से ही राज खुलने वाले हैं। पर सच तो ये था कि बीरबल अब अंतिम रहस्य की तह तक पहुंच चुके थे। उन्होंने पिछले कई महीनों की हर कड़ी जोड़ ली थी। चोरी,
सुरंगे, व्यापारी, दीवान, संत और रहस्यमय चारदाहा। परंतु अब एक ही रहस्य बाकी था। मुसाफिर शाह कौन था? दरबार में अकबर की मुद्रा चिंतित थी। बीरबल, उन्होंने कहा, मुझे डर है कि यह मामला अब दरबार के भीतर तक फैल चुका है। जिस तरह ये सुरंगें महल के पुराने तहखानों से जुड़ी मिली हैं, इसका अर्थ है किसी ने इन्हें जानबूझकर इस्तेमाल किया है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं हुजूर, और मुझे लगता है कि मुसाफिर शाह कोई विदेशी नहीं, बल्कि दरबार का ही कोई व्यक्ति है जो खुद को पर्दे के पीछे से चला रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर बीरबल, इस कहानी का अंत तुम्हारे हाथों में है। मैं चाहता हूं कि कल सूरज डूबने से पहले यह रहस्य पूरी तरह समाप्त हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, सूरज डूबेगा, पर सच्चाई की रोशनी अब नहीं बुझेगी। रात में बीरबल ने चारदाहा को बुलाया। चारदाहा अब पहले जैसा लापरवाह चरवाहा नहीं रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने दुनिया की सच्चाई नंगी आंखों से देख ली हो। चारदाहा, बीरबल ने कहा, तुम वो आखिरी व्यक्ति हो जिसने उस संत को जिंदा देखा था। क्या उसने तुम्हें कुछ और कहा था? चारदाहा ने धीमे स्वर में कहा, हां, उसने कहा था, जब चार रास्ते एक साथ मिले तभी सच्चाई की आवाज निकलेगी। पर वो आवाज किसी इंसान की नहीं होगी, बल्कि पत्थरों की होगी। बीरबल ने सोचा, पत्थरों की आवाज? ये बात उनके मन में गूंजने लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चौथी सुरंग का मुख्य कक्ष फिर से खोला जाए। अगली सुबह बीरबल, चारदाहा और कुछ सैनिक लेकर सुरंग में उतरे। दीवारों पर अब भी वही उल्टे त्रिकोण के चिन्ह बने थे। सुरंग के अंत में वही पत्थर का स्तंभ था, जिसके नीचे शिलालेख लिखा था, जब शाही मार्ग और जनता का मार्ग टकराएंगे, तब शासन की नई धारा निकलेगी। बीरबल ने मशाल उठाई और दीवारों पर हाथ फेरा। तभी कुछ ढीला लगा। उन्होंने एक पत्थर को दबाया और एक गुप्त दीवार धीरे धीरे पीछे खिसक गई। अंदर एक छोटा सा कक्ष था। वहां दीवारों पर दर्जनों पुराने फरमान और दस्तावेज टंगे थे। एक बड़ा नक्शा भी था, राजधानी के नीचे फैली कुल 7 सुरंगों का। और नक्शे के नीचे लिखा था, मुसाफिर शाह, अधीक्षक राजकोषीय मार्ग, वर्ष 1575। बीरबल ने देखा, नीचे हस्ताक्षर थे, अब्दुल रशीद। बीरबल की सांस थम गई। बीरबल ने अकबर को बुलवाया और सारे दस्तावेज दरबार में पेश किए। रशीद को भी लाया गया, हथकड़ियों में। रशीद, अकबर गरजे, क्या तुम ही मुसाफिर शाह हो? रशीद ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये नाम मैंने नहीं रखा, ये पद मुझे विरासत में मिला। मैं उस व्यवस्था का हिस्सा हूं जो आपके पिता हुमायूं के समय से चली आ रही थी। अकबर सन्न रह गए। क्या बकवास है ये? रशीद बोला, हुजूर, ये सुरंगें चोरी के लिए नहीं बनी थी। ये तो आपके पूर्वजों ने बनाई थी ताकि युद्ध के समय राजकोष सुरक्षित रहें। पर समय बदला और कुछ लोगों ने इस व्यवस्था का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करना शुरू कर दिया। मैं वही कर रहा था जो सालों से होता आया है। बस फर्क इतना है कि मैंने पकड़े जाने का जोखिम उठा लिया। बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, तो तुम ये मानते हो कि तुम चोरी में शामिल थे? रशीद ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, व्यवस्था दोषी है। मैं तो उस पुरानी गुत्थी का रखवाला हूं, मुसाफिर शाह, यानी राज्य का यात्री, जो हर दौर में रूप बदलता है। अकबर ने गुस्से में कहा, झूठे कागजों के पीछे छुपे अपराध का अब कोई बचाव नहीं। उन्होंने आदेश दिया, रशीद को उसी सुरंग में बंद कर दो जहां उसने चोरी की नींव रखी। सुरंग से लौटते समय बीरबल को चारदाहा कहीं दिखा नहीं। सैनिकों ने कहा कि वो सुबह से ही लापता है। रात होते होते बीरबल जब चारवाहा पहुंचे तो उन्होंने देखा, वही पीपल का पेड़ और उसके नीचे चारदाहा बैठा था। बीरबल ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मामला तो समाप्त हो चुका है। चारदाहा ने मुस्कुराते हुए कहा,
नहीं बीरबल जी, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। आप तो केवल रशीद को पकड़ पाए हैं, पर सच्चाई उससे भी गहरी है। बीरबल ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? चारदाहा ने धीरे से मिट्टी खोदी और उसमें से एक छोटा सा तांबे का डिब्बा निकाला। उसमें एक पुराना पत्र था जिस पर वही हस्ताक्षर थे, मुसाफिरेशा, लेकिन तारीख थी 1590, यानी रशीद की गिरफ्तारी के 15 साल बाद की। पत्र में लिखा था, राज्य का मुसाफिर कभी मरता नहीं, हर बार वो नया चेहरा लेकर लौटता है, कभी दरबारी बनकर, कभी संत बनकर, कभी चरवाहे के रूप में भी। बीरबल की आंखें फैल गई। चारदाहा, क्या तुम? चारदाहा मुस्कुराया। हाँ बीरबल जी, मैं वही हूं, मुसाफिरेशा का उत्तराधिकारी। मेरे पिता पहले मुसाफिर थे, फिर रशीद। मैंने ये जिम्मेदारी विरासत में नहीं, सजा में पाई है। मेरे पूर्वजों ने ये प्रणाली बनाई थी ताकि राज्य का धन सुरक्षित रहे, पर जब वो भ्रष्टाचार का औजार बन गई, मैंने तय किया कि मैं इसे खत्म करूंगा। इसीलिए मैंने आपको चिट्ठियां भेजी ताकि आप सच्चाई तक पहुंचे। बीरबल हतप्रभ रह गए। तुमने ही सारी कहानी शुरू की? चारदाहा ने सिर झुकाकर कहा। हां, क्योंकि बिना खेल खेले शाही व्यवस्था कभी खुद को नहीं देखती। बीरबल ने धीरे से पूछा, तो अब क्या करोगे? चारदाहा ने कहा, अब कुछ नहीं, मेरा काम पूरा हुआ। मुसाफिर का अंत यही होना चाहिए। उस रात बीरबल और अकबर दोनों चारदाहा को साथ लेकर सुरंगों के अंतिम कक्ष तक गए। चारदाहा ने उस पुरानी नक्शे वाली दीवार पर हाथ रखा और बोला, ये वो जगह है जहां से हर युग में सत्ता और धन की गंध उठी। आज ये दीवार गिरेगी ताकि सच्चाई हमेशा के लिए उजागर हो। अकबर ने कुछ कहने की कोशिश की। रुको चारदाहा, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा। पर चारदाहा मुस्कुराया। हुजूर, जो सच्चाई के लिए काम करे उसे इनाम नहीं चाहिए, बस अंत में शांति चाहिए। उसने मशाल उठाई और दीवार के अंदर छिपे तेल भरे गड्ढे में फेंक दी। एक तेज धमाका हुआ। सुरंग का पूरा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। बीरबल और अकबर को सैनिकों ने बाहर खींच लिया, पर चारदाहा अंदर ही रह गया। अगली सुबह जब आग शांत हुई तो वहां केवल राख और टूटे पत्थर बचे थे, पर शिलालेख का अंतिम वाक्य अब भी पढ़ा जा सकता था। राज्य का मुसाफिर अब विश्राम कर चुका है। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में ऐलान किया, राज्य की अनाज चोरी और सुरंगों के रहस्य का अंत हो चुका है। अब से कोई भी व्यक्ति गोदामों और राजकोष से संबंधित कार्य अकेले नहीं करेगा। हर निर्णय जनता और दरबार दोनों की उपस्थिति में होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये राज्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हर व्यक्ति में इंसाफ का भाव होगा। हमने चोरों को पकड़ा, पर असली जीत तब होती है जब लोग खुद चोरी के खिलाफ खड़े हों। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। तुमने न केवल एक साजिश उजागर की, बल्कि शासन की आत्मा को भी बचा लिया। साल बीत गए, सुरंगें अब इतिहास बन चुकी थी। चारवाहा फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया, पर लोग कहते थे कि रात के तीसरे पहर कभी कभी वही घंटी बजती है जो चारदाहा की थी। बीरबल जब भी वहां से गुजरते, रुक जाते, मिट्टी पर झुकते और धीमे से कहते, तुमने जो रास्ते छोड़े वे अब न्याय के रास्ते बन चुके हैं। और सचमुच चारदाहा की बलिदान के बाद अकबर ने एक नई व्यवस्था शुरू की, जन निगरानी प्रणाली, जिसमें हर गोदाम, हर अनाज भंडार और हर वित्तीय काम में जनता की गिनती शामिल की जाती। राज्य की पारदर्शिता बढ़ी और फिर कभी किसी ने सुरंग शब्द को धोखे के अर्थ में नहीं सुना। एक शाम बीरबल महल की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। अकबर पास आए और बोले, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है अब यह राज्य पूरी तरह साफ है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, कोई राज्य कभी पूरी तरह साफ नहीं होता, पर जब उसमें सच्चाई बोलने वाले हो तो अंधेरा टिकता नहीं। हमने जो खोदा वो मिट्टी नहीं थी, वो आत्मा थी,
जो अब मुक्त हो गई है। अकबर ने सिर हिलाया और चारदाहा बीरबल ने आकाश की ओर देखा। वो अब कहीं नहीं पर हर जगह है। जहां भी कोई अन्याय के खिलाफ बोलेगा, वहां चारदाहा की आत्मा मुस्कुराएगी। इतिहास ने लिखा, अकबर के शासनकाल में एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसने राज्य की नींव को हिला दिया। पर उसी रहस्य के अंत ने न्याय की एक नई नींव रख दी। बीरबल के नाम के साथ अब चारदाहा का नाम भी जुड़ गया। दरबार में एक नया आदेश हुआ। हर वर्ष उस दिन जब चारवाहा पर आग जली थी, राज्य में सत्य दिवस मनाया जाएगा। और जब वो दिन आता, अकबर स्वयं उस स्थान पर जाकर दीप जलाते और कहते, ये दीप उस चरवाहे के नाम, जिसने राज्य का सबसे बड़ा राज खोला और खुद को मिटा दिया ताकि सत्य जीवित रह सके।